एक क्वेश्चन लिया था, तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिया था जिसमें कि हमने बताया था मिनिमम फोर्स कैसे निकालेंगे किसी बॉडी को मूव करने के लिए। आज तुमको उसका एक शॉर्टकट भी बता रहे हैं। हमने ये लिया था ना क्वेश्चन, हमने ये लिया था, ये ब्लॉक है, यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू, कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि ये मूव कर जाए, यही था ना क्वेश्चन। व्हाट इज मिनिमम फोर्स नीडेड टू मूव इट, जो हमने निकाला था कितना, म्यू एम जी साइन म्यू एम जी बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, समझो हमने यहां फोर्स लगा दिया, कितने पे, थीटा पे, और ये मिनिमम फोर्स है और ये मूव करने ही वाला है। क्या है, ये मूव करने ही वाला है। मूव करने वाला इसका मतलब क्या बताओ, अगर ये मूव जस्ट करने वाला है इसका मतलब है कि म्यू इंटू एन यहां पहुंच चुका है और एन तो यहां था ही, तो कांटेक्ट फोर्स कितना एंगल बनेगा बताओ। हमको ये पता है, देखो म्यू एन और फ्रिक्शन नॉर्मल और म्यू एन का रेशियो हमेशा सेम रहता है, तो ये हमेशा कांटेक्ट फोर्स कितना बनाना चाहिए बताओ। कांटेक्ट फोर्स को बनाना चाहिए, ये एफ कांटेक्ट है, ये एफ कांटेक्ट है, ये हमेशा कितना होगा, ये एफ कांटेक्ट का मैक्सिमम वैल्यू है ना। ये कितने पे होना चाहिए, 5 पे। tan फाई कितना होता है बताए थे ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, tan फाई कितना होता है, म्यू होता है। तो जरा देखो, जब ये मूव करेगा, ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग होगा, तो दो चीजें फिक्स हैं। क्या क्या फिक्स है समझो। जब ये ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग होगा, एक तो ये फिक्स है mg, mg की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स्ड है, mg की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स्ड है। अब ये चलने वाला है, एकदम चलने के स्टेज पे है, उस समय ये जो कांटेक्ट फोर्स है इसका डायरेक्शन फिक्स्ड है। ये जो एफ कांटेक्ट देख रहे हो ना, इसका डायरेक्शन फिक्स्ड है। क्यों डायरेक्शन फिक्स्ड है, क्योंकि तुम इसको डबल करोगे ये भी डबल हो जाएगा, इसको हाफ करोगे ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इन दोनों का। तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसकी, ये तो तुम बदल सकते हो, एफ कांटेक्ट की मैग्नीट्यूड तो तुम चेंज कर सकते हो, बट इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हो। डायरेक्शन इसी डायरेक्शन पे होगा, किस पे, 5 पे। इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन कि कितना ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, नॉर्मल चेंज होगा। बट जब भी ये लिमिटिंग केस पे पहुंचेगा तो नेट कांटेक्ट फोर्स वर्टिकल के साथ मींस नॉर्मल के साथ फाई एंगल ही बनाएगा। अब जरा देखो, ये एक वेक्टर होना है, ये दूसरा और ये तीसरा, ताकि तीनों मिलके नल वेक्टर बन जाए। ये एक वेक्टर होगा एफ कांटेक्ट, ये एक होगा mg, बिकॉज तीनों का वेक्टर सम अभी क्या है, 0 है ना, mg f और ये तीनों का। तो सोचो यहां से तुम क्या क्या कर सकते हो, यहां से तुम फोर्स ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, ये सब f, ये होगा f मीन ये f जिस f पे ये चल रहा है, ये सब वैलिड है। देखो यहां से यहां वेट, यहां से यहां तक अप्लाइड फोर्स, और यहां से यहां तक ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तीनों का वेक्टर सम 0, कुछ भी हो सकता है, बट इसकी मिनिमम कब होगी, मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होगी। सोचो, ये डायरेक्शन फिक्स है, ये लाइन फिक्स है, ये डायरेक्शन फिक्स है, लिमिटिंग केस में ये डायरेक्शन फिक्स है, ये फिक्स है, यहां से ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, ये होगा मिनिमम ना, ये होगा मिनिमम ना। इस पॉइंट, इस टिप और इस लाइन के बीच का मिनिमम ये होगा। तो जो तीसरा फोर्स होना है, जो इस ट्रायंगल को क्लोज बनाएगा, जो तीसरा फोर्स यहां होना है, उसकी मिनिमम मैग्नीट्यूड तो यही मिलेगी ना। अब निकाल लो वैल्यू डायरेक्टली एक स्टेप में, क्या होगा बताओ। mg पता है, f मिनिमम निकालना है, तो यहां से क्या आएगा बताओ, साइन फाई इज इक्वल टू, देखो साइन फाई इज इक्वल टू f मिनिमम बाय mg। तो f मिनिमम कितना आ जाएगा बताओ, mg साइन फाई। लेकिन तुम जानते हो tan फाई म्यू था, तो साइन फाई कितना हो जाएगा, अगर tan फाई म्यू था तो साइन फाई कितना हो जाएगा, mg इंटू म्यू बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और ये कितने एंगल पे लगेगा, ये f मिनिमम जो ये देख रहे हो, ये कितने एंगल पे लगेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये निकालना है ना। तो तुम जानते हो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 90 एंड दिस प्लस दिस 90, ये किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के, एट फाई विथ
हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से फाई लगाओगे, इसके अलावा कोई डायरेक्शन लोगे तो क्या होगा, फोर्स अलग लगाएगा। तुम इसको ग्राफिकली भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, हम इसमें वही जो बताए तो इलस्ट्रेशंस ले रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी फ्रिक्शन खत्म करें, रिलेटिव स्टार्ट करें, ठीक है। सो क्योंकि हमारे पास डिफरेंशिएशन का मेथड था, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का मेथड था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin थीटा प्लस फाई अल्फा वेयर अल्फा इज tan इनवर्स b बाय म्यू, या बस ग्राफिकल मेथड था। मैं ग्राफिकल मेथड प्रेफर करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमारा क्वेश्चन ये है, ये थीटा है और यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, इस थीटा को स्लोली बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। वी आर स्लोली इंक्रीजिंग थीटा। यहां पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है म्यू एस और म्यू के, जहां म्यू के थोड़ा सा कम है, म्यू एस और म्यू के दोनों दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, प्लॉट नॉर्मल वर्सेस थीटा ग्राफ, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस थीटा ग्राफ, तीसरा एक्सीलरेशन वर्सेस थीटा ग्राफ, ठीक है। कुछ इस टाइप की चीजें पूछी गई हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले रहे हैं केस 1, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड tan इनवर्स म्यूस, tan इनवर्स म्यूस। अगर थीटा 0 से लेकर और एंगल ऑफ रिपोज तक है, अगर थीटा 0 से लेकर एंगल ऑफ रिपोज तक है, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0। एक्सेलरेशन होगी, 1 मिनट रुक जाओ, दिख रहा है, हेलो, दिख रहा है, हेलो, वॉइस म्यूट है, एक मिनट। वॉइस म्यूट है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ रुक जाओ, हाँ ठीक, हाँ ठीक ठीक, अब ठीक है। देखो देखो, यहां से यहां तक एक्सिलरेट नहीं करेगा, यहां से यहां तक जो है एक्सिलरेट नहीं करेगा,
ठीक है। इस केस में एक्सीलरेशन होगा 0। इसका मतलब नॉर्मल कितना हो जाएगा, पहली बात नॉर्मल कितना हो जाएगा mg cos थीटा। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बताओ, सिंपली mg sin थीटा, नथिंग एल्स। क्यों, जब एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा है तो सिर्फ जो टेंजेंशियल फोर्स था mg sin थीटा उसी को बैलेंस करना है। ये जितना चाहिए वो मैक्सिमम से कम है, इतने की रिक्वायरमेंट थी, इतना मिल जाएगा। केस 2, इफ थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यूस, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा देखो g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। नॉर्मल अभी भी वही रहेगा, कितना रहेगा mg cos थीटा। थीटा बढ़ गया लेकिन नॉर्मल की इक्वेशन हमेशा mg cos थीटा ही आती है। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बताओ, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू के इंटू mg cos थीटा, होगा ना। एग्रीड? किसी को कोई डाउट है यहाँ? यहां तक चलता है, एंगुलर रिपोर्ट तक नहीं चलता है। नॉर्मल हमेशा mg cos थीटा ही होगा, नॉर्मल चाहे कुछ भी कर लो हमेशा mg cos थीटा होगा। जब तक ये चल नहीं रहा है तब तक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना जरूरत है। जरूरत कितना था, mg sin थीटा को नलीफाई करना था, पैरेलल फोर्स था mg sin थीटा पैरेलल टू इंक्लाइन, उसको नलीफाई करना था। एक बार ये स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रिक्शन इतना हो जाएगा। अब इसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो एंगल वर्सेस थीटा का ग्राफ। पहले बताओ नॉर्मल वर्सेस थीटा का ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैसा होगा नॉर्मल वर्सेस थीटा। क्या ये कॉस ग्राफ होगा? कोसाइन का ग्राफ इस तरह होता है, कितना होता है, जब थीटा 0 होगा तो ये कितना होगा mg, और जब थीटा 90 होगा तो कितना होगा 0। ये कॉस ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है, कॉस ग्राफ है। एग्रीड? दूसरा फ्रिक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। शुरू में कौन सा था, mg sin थीटा। शुरू में कितना था, mg sin थीटा, देखो इस तरह से। तो इसको जाना चाहिए था इस तरह से, बट ये जाएगा नहीं, क्योंकि क्या होगा, जब ये यहां पहुंचेगा ना, यहां पे 90 डिग्री, सॉरी 90 नहीं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यूस तक, यहां तक ये यहां से जाएगा। इसको जाना चाहिए था इस तरह से, बट ये जाएगा नहीं। यहां पहुंचने के बाद कौन से एंगल तक, ये इक्वेशन कब तक वैलिड है, mg sin थीटा अप टू थीटा इज tan इनवर्स म्यू, अप टू थीटा इज tan इनवर्स म्यूस। इसके बाद ये फ्रिक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझो जिस वैल्यू पे ये एंड हुआ था, जिस वैल्यू पे ये इसका लास्ट वैल्यू था, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो था, समझो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू था, काइनेटिक का वैल्यू उससे थोड़ा सा कम से शुरू होता है, यानी ये यहां से शुरू होगा। समझो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जहां ये लास्ट पहुंच जाएगा, उसके बाद इसका लास्ट वैल्यू क्या होगा बताओ, इसका लास्ट वैल्यू होगा म्यू एस इंटू mg cos थीटा। ये वैल्यू कितना होगा बताओ, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये क्या होगा, म्यू एस इंटू mg cos थीटा। लेकिन इसके तुरंत बाद ये कहां से शुरू होगा, म्यू के इंटू mg cos। ये थोड़ा सा गिरेगा और तब घटना शुरू होगा ऐसे करके। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा है। पहली बात, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा। साइन का ग्राफ क्या होता है, 0 से बढ़ता है, कॉस का ग्राफ एक वैल्यू से घटता है। पहली बात, एक साइन एक कॉस। लेकिन जहां ये एंड हो रहा है वहां से ये शुरू नहीं हो रहा है। जब ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पर था, जब ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पर था स्टैटिक, काइनेटिक उससे थोड़ा सा गिर के, थोड़ा सा कम होके तब स्टार्ट होता है, ये होगा। अब चलेगा एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन वर्सेस थीटा का ग्राफ कैसा होगा, ये है ना, एक्सेलरेशन वर्सेस थीटा का ग्राफ कैसा होगा। हाँ देखो, इसको हम लिख सकते हैं g इंटू √1 प्लस म्यू के स्क्वायर, g इंटू √1 प्लस म्यू के स्क्वायर इंटू 1/√1 प्लस म्यू के स्क्वायर साइन थीटा
माइनस म्यू के बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। सही है जी, दोनों में कोई फर्क है? देखो जब इसको अंदर ले आओगे तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। अब समझो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के है। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1 है कि नहीं? सो बताओ। 1 बाय 1 प्लस म्यू के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 1 बाय 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा? म्यू के स्क्वायर बाय 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर और इसको स्क्वायर करके जोड़ोगे तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 1 प्लस म्यू के स्क्वायर, और न्यूमरेटर में भी क्या आएगा? 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। तो 1 होगा ना। जब भी किसी दो चीज का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होता है, समझ लो, जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होता है, ऐसा कोई ना कोई एंगल जरूर है जिसके लिए अगर ए साइन थीटा होगा तो बी कॉस थीटा होगा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो समझो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको मान लेते हैं, इस पूरे रेशियो को क्या मान लेते हैं? हम इस पूरे रेशियो को मान लेते हैं साइन अल्फा। हम इस पूरे रेशियो को साइन अल्फा, तो इस पूरे रेशियो को क्या मान लेंगे? कॉस अल्फा। एक कोई एंगल है अल्फा, वी डोंट नो, इस पूरे रेशियो को मान लेते हैं साइन अल्फा, ये है कॉस अल्फा। क्यों? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1 होना चाहिए और वो है, इन दोनों का स्क्वायर 1 है। तो ये क्या हो गया बताओ? जी इंटू, ये क्या हो गया? जी इंटू अंडर रूट 1 प्लस म्यू के स्क्वायर, 1 प्लस म्यू के स्क्वायर, जी इंटू अंडर 1 प्लस साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा होता है साइन थीटा माइनस अल्फा। साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा होता है थीटा माइनस अल्फा। यहां देखो साइन अल्फा का वैल्यू क्या है? म्यू के बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू के स्क्वायर, और कॉस जो है अल्फा 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। तो इसका ग्राफ तुमको मिल रहा है, देखो कैसा मिलेगा समझो। एक्सीलरेशन 0 होगा कब तक? अप टू tan इनवर्स म्यू, इस पॉइंट तक tan इनवर्स म्यू एस तक एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी थी? 0। तो पहली बात यहां से यहां तक एक्सीलरेटेड नहीं था। उसके बाद एक्सीलरेट करेगा, उसके बाद एक्सीलरेट करेगा। करेगा तो कैसे करेगा? ये कैसा फंक्शन है? साइन फंक्शन है। उसके बाद ये ऐसे करके एक्सीलरेट करेगा, ऐसे करके। तुम लोगों ने मैथ और ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, जब पढ़ोगे तो इसको और बताएंगे। अभी के लिए ये होता है, हम तो ग्राफ दे के एंगल पूछ सकते हैं, एंगल दे के ग्राफ पूछ सकते हैं, या ग्राफ दे दें और सब कुछ पूछ सकते हैं, म्यू एस म्यू के एंगल सब कुछ पूछ सकते हैं हम इस ग्राफ को दे करके तुमसे। ये मैंने नोट्स में लिखा है पेज 47 पे, एक बार देखना। पेज मैंने पेज 47 पहला पेज जो है लिया था अपने नोट्स का, ठीक है? कोई डाउट इसमें? एक बार नोट्स फिर से देखना, और तब भी नहीं समझ में आया तो फिर पूछना। अब देखो उसी 47, क्योंकि मुझे क्या लगता है, हो सकता है कि मैं पढ़ाऊं तो कुछ टॉपिक छूट जाए। मैं चाहता हूं आज की क्लास के बाद सिर्फ एक चीज बच जाए, और वो क्या बच जाए? ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम, मल्टी ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है इस टाइप से, मान लो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां एक ब्लॉक है, यहां दूसरा ब्लॉक है, और यहां तीसरा ब्लॉक है। ये है μ1, ये है μ2 और ये है μ3। इसका मास है m1, इसका मास है m2 और इसका मास है m3, and they are pasted, the blocks are pasted, the blocks are glued। पूछा गया है फाइंड द एंगल ऑफ रिपोज, किस एंगल पर ये स्लिप करना स्टार्ट करेगा, किस एंगल पर ये स्लिप करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? लिमिटिंग केस हमसे पूछा गया है एंगल ऑफ रिपोज, यहां पे एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, किस एंगल पर ये स्लिप करना स्टार्ट करेगा। तो अगर हम लिमिटिंग केस ले लें, टेक लिमिटिंग केस, तो ये बताओ जो फोर्स इसको पुल कर रहा है वो कितना है? m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी साइन थीटा, यही है ना। जो फोर्स इसको खींचना चाह रहा है, इसको, इसको और इसको, वो क्या है?
m1g sin थीटा प्लस m2g sin थीटा प्लस m3g sin थीटा। जब तक ये ग्रेटर नहीं होगा तब तक ये नहीं चलेगा। लिमिटिंग केस में क्या होगा, दिस शुड बी इक्वल टू, ये है पुलिंग फोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिवेंटिंग फोर्स। इसके ऊपर नॉर्मल कितना था, m1g cos थीटा, इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा, μ1 m1g cos थीटा प्लस μ2, इसके ऊपर नॉर्मल कितना था, m2g cos थीटा। तो इसको बचाने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, μ2 इंटू m2g cos थीटा, और इसमें क्या होगा μ3 इंटू m3g cos थीटा। देखो g सब में से कॉमन आगे काट दो, आ जाएगा कितना, tan थीटा इक्वल टू μ1 m1 प्लस μ2 m2 प्लस μ3 m3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये होगा एंगल ऑफ रिपोज। यहां पे इससे ज्यादा एंगल होगा तभी स्लिप करेगा, क्योंकि जब भी स्लिप करेगा तीनों को स्लिप करना पड़ेगा, एक स्लिप नहीं कर सकता है। जब भी स्लिप करेगा तीनों को स्लिप करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई हैव डन क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 47। कोई डाउट इसमें? कमेंट पेज में 48। एक एग्जांपल वैसे मैंने क्रिएट किया था तुम लोगों के लिए, एक एग्जांपल वैसे मैंने क्रिएट किया था तुम लोगों के लिए। हमने ये चीज देखा था लास्ट क्लास में, हमने एक चीज देखा था लास्ट क्लास में। क्या देखा था हमने? ये देखा था हमने लास्ट क्लास में एक चीज देखा था, वो ये था कि अगर हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है तो यहाँ एंगल ऑफ रिपोज कितना है, तो यहाँ पर या इस तरह से ले लो, और ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा पे, तो इसका एंगल ऑफ रिपोज कितना होता है, अगर यहाँ म्यू है तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इससे ज्यादा एंगल अगर हुआ, अगर इससे ज्यादा एंगल हुआ तो स्लिप कर जाएगा, उससे कम है तो स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, इसमें हम दो क्वेश्चन तुमको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि ये एक हेमीस्फेरिकल डोम है, हेमीस्फेरिकल फिक्स्ड डोम है, ठीक है, और यहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू। हम क्या करते हैं, सैंड ले लेते हैं, सैंड समझते हो ना, बालू, रेत जो होता है, रेत ले लेते हैं, उसको ऊपर से गिराना शुरू करते हैं, तो ये क्या करेगा, जमा होगा, कुछ दूर जमा होगा, फिर सारा स्लिप कर जाएगा। हम क्या करते हैं यहाँ इसके ऊपर, हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे सैंड गिराना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, सैंड गिराना शुरू करते हैं। जब इस पे सैंड गिराना शुरू करते हैं, ये सैंड यहाँ पर आके और यहाँ एक पर्टिकुलर पोर्शन तक जमा होगा और बाकी सारा जो है गिर जाएगा। ये एक पर्टिकुलर पोर्शन तक जमा होगा और बाकी गिर जाएगा, बाकी सब स्लिप करके गिर जाएगा, बाकी सब यहाँ पे आ जाएगा। यहां से लेकर यहां तक समझो, यहां से लेकर इस पोर्शन पे सैंड होगा और उसके बाद सारा सैंड जमीन पे होगा, इस बीच में कोई सैंड नहीं होगा। हम जानना चाहते हैं इसकी रेडियस या ये एंगल जानना चाहते हैं, ये किस एंगल तक ये जो सैंड यहां जमा होगा, ये सैंड जो यहां एक्यूमुलेट होगा, वो कितना एंगल सबटेंड करेगा इसके सेंटर पे, ये जानना चाहते हैं। तो हमारे पास तरीका वही है, किसी भी पॉइंट पर समझो, किसी भी पॉइंट पर ये क्या बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक ए टेंजेंट। किसी भी पॉइंट पर इट बिहेव्स लाइक एन इंक्लाइंड प्लेन अलोंग द टेंजेंट। समझो, और हम यहाँ पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह बिहेव करता है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। तो हमको वो पॉइंट निकालना है जहां पर ये कितना हो जाएगा, थीटा। तो यहां पर ये जो सैंड पार्टिकल है वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द ग्राउंड है थीटा। सिमिलरली यहां पर क्या है, थीटा। इसके ऊपर जाओगे तो क्या होगा, थीटा से कम होगा तो रहेगा वहां। इसके ऊपर कोई सैंड रखोगे, यहां एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहां दूसरा इंक्लाइंड प्लेन है और यहां तीसरा इंक्लाइंड प्लेन है। यहां पर एंगल ज्यादा है तो स्लिप कर जाएगा, यहां पर एंगल कम है स्लिप नहीं करेगा, ये लास्ट होगा जो स्लिप नहीं करेगा। तो क्या करोगे तुम, ये एंगल थीटा यहां पे ड्रॉ कर दो टेंजेंट। तो तुमको पता है दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस दिस 90, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
और ये थीटा कितना होता है तुमको पता है, tan इनवर्स म्यू। यानी ये जो एंगल सबटेंड करेगा वो कितना करेगा, tan इनवर्स म्यू। थीटा कितना होगा, tan इनवर्स म्यू। ठीक है, यहां अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ कर, देखो यहां पे ये फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, यहां पर ये उससे थोड़ा एंगल बना रहा है लेकिन बहुत कम है, तो यहां पे सैंड का पार्टिकल टिका रहेगा, स्लिप नहीं करेगा। यहां पर भी स्लिप ठीक है, यहां तक रहेगा, बट यहां पे अगर तुम डालोगे ये स्लिप करके गिर जाएगा। तो लास्ट एंगल जो है यहाँ, अगर ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है तो दिस प्लस दिस 90, तुमने यहाँ ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, सो दिस प्लस दिस 90, तो तुमको पता है ये एंगल, ये तुमको पता है लास्ट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, tan इनवर्स म्यू। ये अगर tan इनवर्स म्यू है, दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस 90, ये भी क्या होगा, tan इनवर्स म्यू होगा। तो tan इनवर्स म्यू, ये थीटा निकल गया, ये tan थीटा कितना निकल गया, ये tan थीटा निकल गया म्यू। और थीटा पूछा है तो क्वेश्चन बन गया। अगर पूछा है बताओ इसका रेडियस कितना होगा, तो क्या करोगे, इसको क्या कर दोगे, साइन थीटा, नो, हाँ साइन थीटा, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, यहां से साइन थीटा निकाल लो, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। अगर थर्ड चीज पूछा है एरिया निकालो, अगर थर्ड चीज पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय दिस सैंड, तो कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, सॉलिड एंगल बताया है जो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में किया था, सॉलिड एंगल। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कभी भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये कर्व है या क्या है। ऐसा एक क्वेश्चन होता है जो हमारे टाइम में आईटी में दिया गया था, आईटी में या किसी में रुड़की में आया था, वो ये था, क्वेश्चन ये था कि एक बीच है, सी बीच पे क्या होता है, सी बीच पे एक बच्चा क्या करता है, एक सर्किल बनाता है ऐसे करके, एक सी बीच पे एक बच्चा क्या करता है, ग्राउंड पे एक सर्किल बनाता है और उसपे वो बालू जमा कर रहा है, रेत जमा कर रहा है, और उसको इसको बेस रखते हुए वो इस पे रेत जमा कर रहा है, मतलब वो सैंड इसके ऊपर डालता जा रहा है। पूछा था फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ये रेडियस फिक्स है, ये रेडियस कितना है, फिक्स है, वो इस पे सैंड डालता जा रहा है। बच्चे करते हैं ऐसा, सैंड ड्यून बनाते हैं, वहां पे जाके सैंड का कुछ जमा करके घरौंदा टाइप का बनाते हैं, तो वो डालता जा रहा है। कितने हाइट तक ये मैक्सिमम दे सकता है, अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है बिटवीन सैंड पार्टिकल्स, तो ये कितना मैक्सिमम हाइट दे सकता है। फिर से वही चीज होगा, अगर ये एंगल थीटा है, ये tan थीटा तुमको पता है, दिस tan थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू, इससे ज्यादा तुम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं बना सकते हो। यहां चल जाएगा, यहां चल जाएगा, यहां चल जाएगा, इसके बाद इसके ऊपर जाओगे तो स्लिप करने लगेगा, सब गिर जाएगा। सो tan थीटा म्यू हो गया। अब tan थीटा क्या होता है बताओ, हाइट बाय रेडियस। ये tan थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, हाइट बाय रेडियस, जो कि फिक्स्ड है, हाइट निकल जाएगा। ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो किसी भी कर्व सरफेस पे, किसी भी पॉइंट पे dy बाई dx, उस पॉइंट पे इंक्लाइन प्लेन की तरह, उस पॉइंट पे वो जो कर्व होता है वो एक प्लेन की तरह बिहेव करता है, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है dy बाई dx, जिसको हम tan थीटा बोलते हैं। उस पॉइंट पे dy बाई dx का वैल्यू निकाल लो, उसको tan थीटा से इक्वेट कर दो, तो तुम उसमें कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, किस कोऑर्डिनेट तक तुम पार्टिकल को रख सकते हो। जैसे मैं अगर इस तरह से पूछूं कि ये एक पैराबोला है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फ्रिक्शन कोफिशिएंट है मान लो 1, तो हम यहां पर एक पार्टिकल को रखेंगे, रहेगा, यहां रखेंगे, रहेगा, एक ऐसा पॉइंट होगा उसके ऊपर वो नहीं रहेगा। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, मैक्सिमम हाइट निकालो, जहां के बीच में जिसके ऊपर तुम रखोगे तो स्लिप कर जाएगा, यहां तक स्लिप नहीं करेगा। तो क्या करोगे, सिंपली यहां पे ड्रॉ कर दो टेंजेंट। तुमको क्या करना है, ये क्या होना चाहिए, ये एंगल क्या होना चाहिए, tan इनवर्स म्यू होना चाहिए, tan थीटा क्या होना चाहिए, म्यू होना चाहिए। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे जो tan थीटा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू के। बट tan थीटा क्या होता है, dy बाई dx, किसके इक्वल होगा, म्यू के। म्यू तुमको पता है 1 है, 2 है, 3 है, जो है वो दिया हुआ है, डाल दो यहाँ। dy बाई dx यहाँ कितना हो जाएगा, 2x, x कोऑर्डिनेट निकल गया तो y कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा, वहां तुम रख सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं रख पाओगे। ठीक है, इस कंसेप्ट पे ध्यान देना, ये हर चैप्टर में आएगा। कोई भी कर्व सरफेस किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन बिहेव करता है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, कर्व मिरर भी एक पॉइंट पे प्लेन मिरर की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, अलोंग द
टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 48 का है। हर क्लास के बाद तुम लोग जो जो पढ़ा देंगे उसको एक बार फिर से देखना, रिवाइज करना, फिर भी डाउट होगा तो पूछना। वैसे भी हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ जान लेना है, क्वेश्चन आएगा तो बन ही जाएगा। 48 में एक दूसरा क्वेश्चन है इस टाइप से, 48 में एक दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से, देखो ये एक व्हीकल है, क्या है, ये एक व्हीकल है और ये व्हीकल बहुत हाई स्पीड से जा रहा है, हाई एक्सीलरेशन से जा रहा है। इसकी एक एक्सीलरेशन है a0, इसकी एक एक्सीलरेशन है a0। तभी क्या होता है, एक पेपर या एक ब्लॉक या एक कपड़ा कुछ भी हो सकता है, वो यहां पर आके चिपक जाता है। यहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू, और ये इससे चिपक जाता है, गिरता नहीं है। तो बताना है फाइंड द एक्सीलरेशन, फाइंड मिनिमम एक्सीलरेशन, फाइंड मिनिमम एक्सीलरेशन सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप डाउन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। ऐसा एक सीन है स्पाइडरमैन में, स्पाइडरमैन नाम का एक मूवी है जिसमें एक बार होता है कि ब्रेक फेल हो जाता है ट्रेन का या कुछ, तो वो आके उसके इंजन के सामने चिपक जाता है। बाद में वो कुछ वेव फेंकता है, जो भी करता है, बट वहाँ चिपक जाता है। ऐसा हो सकता है अगर कोई ट्रेन बहुत तेज चल रही है, कार चल रही है, कुछ भी, और उसके फ्रंट पे अगर एक पेपर आके लगता है, चिपक जाता है। तो चिपकता नहीं है, वहाँ नॉर्मल उसके वहाँ फ्रिक्शन उसके वेट को बैलेंस कर देता है। तो क्या करेंगे, देखो यहां पर जो फोर्सेस होंगे, एक इसका वेट होगा नीचे, दूसरा यहां एक नॉर्मल लग रहा होगा, और ये नॉर्मल, ये जो दीवार है ना, ये इस ब्लॉक को धकेल रहा होगा राइट वर्ड नॉर्मल से। यही नॉर्मल इसको एक्सीलरेशन दे रहा होगा, कितनी, a0। यही नॉर्मल इसको फॉरवर्ड एक्सीलरेशन दे रहा है, ये इसको पुश कर रहा है, ये धकेल रहा है। दूसरा यहां एक फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा, वो फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा, क्योंकि इसका टेंडेंसी है इस सरफेस के रिस्पेक्ट में नीचे स्लिप करने की कोशिश करता, फ्रिक्शन ऊपर होगा। लिमिटिंग केस में एफ का मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो कि हो जाएगा म्यू इंटू एन। तो क्या लिख देंगे बताओ, mg, एक तो लिख देंगे नॉर्मल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा लिख देंगे म्यू इंटू एन, लिमिटिंग केस में इज इक्वल टू mg, यानी म्यू इंटू एम ए नॉट इज इक्वल टू एम जी। एम से एम कट गया तो एक्सीलरेशन आ जाएगा जी बाई म्यू। इतनी मिनिमम एक्सीलरेशन होनी चाहिए, तब ये स्लिप नहीं करेगा, नहीं तो स्लिप करके गिरने लगेगा। ठीक है, कोई डाउट? सर्कस में वो बताएंगे, जब सर्कुलर मोशन बताएंगे तब। सर्कस में एक इवेंट होता है, उसको बोलते हैं डेथ वेल। डेथ वेल का मतलब है मौत का कुआं। मौत का कुआं में क्या होता है, एक बाइकर होता है जो कि स्फेयर के अंदर, स्फेरिकल रूम के अंदर बाइक चलाता है और वो गिरता नहीं है। या अगर हम क्या करें, एक सिलेंडर को बहुत तेज स्पिन कर दें, अगर हम इस सिलेंडर को एक मोटर में फिक्स कर दें, उसको स्पिन कर दें बहुत तेज, और इसके इनर सरफेस पे एक इरेजर को डाल दें, तो वो इरेजर ऐसे चिपक जाता है, ऐसे वो गिरता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो है बाहर की तरफ वो उसको होल्ड करके रखता है। देखेंगे सर्कुलर मोशन साइक्लिस्ट कैसे बेंड लेता है। अब देखो, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन इस टाइप से, ये एक टेबल है, ये टेबल है, और यहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, और यहां एक चेन रखा हुआ है इस तरह से। देखा गया कि जब इसका L/3 लेंथ और ये 2L/3, ये यूनिफॉर्म चेन है,
यूनिफॉर्म चेन है। जब इसका L/3 लेंथ हैंग करता है एटलीस्ट, तभी ये स्लिप करना शुरू करता है। ये फाइंड किया गया चेन स्लिप्स ओनली इफ एटलीस्ट L/3 लेंथ हैंग्स। फाइंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड दिस। यहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये जो पार्ट है जो इस पे रखा है और ये जो पार्ट रखा है दोनों इंटरकनेक्टेड है। कैसे, हम इसको इस तरह मान सकते हैं, ये जो पार्ट यहां रखा था इसको एक ब्लॉक बना दो, यहां एक छोटा सा धागा से यहां बना दो और इसको हैंग करा दो। तुम जानते हो अगर मास पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, m/3 हो जाएगा। L/3 लेंथ मीन्स m/3 लेंथ, यूनिफॉर्म चेन है। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 2m/3। ये लिमिटिंग केस है, समझो, दिस इज द लिमिटिंग केस, दिस इज द लिमिटिंग केस। अभी एकदम स्लिप करने ही वाला है। L/3 लेंथ से कम यहाँ हैंग कराओगे तो ये स्लिप नहीं करता है, L/3 से ज्यादा करोगे स्लिप कर जाएगा। म्यू निकालना है, तो तुमको पता है ये एकदम लिमिटिंग केस है, तो तुमको पता है यहाँ टेंशन कितना है, बताओ, m/3g। यहाँ टेंशन कितना है, m/3g। इसके वेट को बैलेंस किए, वही टेंशन यहाँ लग रहा है। यहां पर बताओ, फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ कितनी है बताओ, म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है m/3g, नॉर्मल का मतलब है 2/3m इंटू जी। यानी कि यो टेंशन इधर लग रहा था कितना, m/3g, ये जस्ट इक्वल टू कितना है, यहां पे फ्रिक्शन के बराबर मैक्सिमम, तो हो जाएगा म्यू इंटू 2/3mg इज इक्वल टू m/3g। m से m कट गया, g से g कट गया, 3 से 3 कट गया, म्यू इज इक्वल टू हाफ, म्यू इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ कोई फ्रैक्शन बना सकते हैं k या f, वेर f इज लेस देन 1, 0 से 1 के बीच में कोई फ्रैक्शन ले लेंगे f, यानी ये f टाइम्स ऑफ l है और ये 1 माइनस f टाइम्स ऑफ l है। यहाँ f की वैल्यू कितनी है, 1/3, यहाँ f की वैल्यू 1/3, बट हम इसको इन जनरल कर सकते हैं f टाइम्स ऑफ सम फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1, सम फ्रैक्शन टाइम्स ऑफ l, और यहाँ 1 माइनस सम फ्रैक्शन, तो हमको f के टर्म में इन जनरल आंसर चलाएगा। ठीक है, अब अगर हम ये जानना चाहते हैं, इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ा है, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, 1-2 क्लास बैकअप में बचा हुआ कुछ बच्चों को जो इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे इसमें ये बताएंगे कि जब ये पूरा स्लिप करेगा इसकी स्पीड कितनी होगी। हम इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन अभी 1-2 क्लास के लिए, इसी में फ्रिक्शन में जो इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम 1-2 क्लास के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। ठीक है, सो देखो, अब जरा ये देखो कि कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से होता है। किस टाइप से, ये एक व्हीकल है, एक व्हीकल है और इस व्हीकल में क्या है, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और आप इधर एक्सिलरेट हो गए, यू आर एक्सिलरेटेड हियर, किधर, इधर ए नॉट से। यहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, बताना है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सिलरेशन, फाइंड द मैक्सिमम एक्सिलरेशन अप टू विच इट डू नॉट स्लिप। सो क्वेश्चन है, this vehicle, this truck should not have acceleration more than certain value, otherwise block slips on it। वो वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे ना, तुम यहां दोनों फ्रेम में बना सकते हो, ग्राउंड फ्रेम में भी और इस फ्रेम में भी।
तुम इस यहां भी बैठ के क्वेश्चन बना सकते हो, तुम चाहो तो यहां बैठ के क्वेश्चन बनाओ, चाहो तो ग्राउंड पे बैठ के क्वेश्चन बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये इनर्शियल फ्रेम है, ये इनर्शियल फ्रेम है, ये स्यूडो फोर्स नहीं लेगा, ये खुद एक्सिलरेटेड है, ये खुद एक्सिलरेटेड है राइट वर्ड ए नॉट से, तो इसको एक स्यूडो फोर्स लेफ्ट वर्ड लेना पड़ेगा, आंसर सेम आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लिमिटिंग केस, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एक सर्टेन वैल्यू से एक्सेलरेशन एक्सीड नहीं करनी चाहिए, लिमिटिंग केस लेते हैं। मींस फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, अब तब हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसी फ्रेम में लेते हैं, फ्रेम बी में लेते हैं, फ्रेम बी मींस ट्रक फ्रेम में ले रहे हैं, हम ट्रक फ्रेम में ले रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये कौन कौन सा फोर्स देखेगा, बताओ, ये कौन कौन सा फोर्स देखेगा, एक तो इसका वेट देखेगा mg, एक तो इस पे एक नॉर्मल देखेगा n, दूसरा चूंकि ये खुद एक्सिलरेटेड है किससे, ए नॉट से, तो ये एक इधर की तरफ स्यूडो फोर्स लगाएगा m a नॉट। स्यूडो फोर्स अपोजिट टू एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर होता है, नॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, इसको ध्यान रखना हमेशा। अगर मेरी स्पीड राइट वर्ड है और एक्सेलरेशन लेफ्ट वर्ड है, हो सकता है अगर मेरी स्पीड राइट वर्ड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी राइट वर्ड है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लेफ्ट वर्ड है, तो मैं स्यूडो फोर्स क्या लूंगा, वो मेरे एक्सेलरेशन से डिटरमाइन होगा, मुझे अपने एक्सेलरेशन का अपोजिट लेना है, वेलोसिटी के नहीं, इसको ध्यान रखना हमेशा। तो अभी इसकी वेलोसिटी है राइट, अभी इसकी वेलोसिटी थी राइट, और ये एक्सेलरेटेड भी है राइट, तो हमको क्या देखना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बिकॉज इसका खुद का एक्सेलरेशन किधर है, राइट वर्ड, एक स्यूडो फोर्स लेगा लेफ्ट वर्ड, इस पे फ्रिक्शन लगेगा इधर, और ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा फ्रिक्शन, कितना होगा, म्यू इंटू एन। इसको इसका एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है, इस पर्सन को इसका एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है, 0, ये बोलेगा ये तो इसकी एक्सेलरेशन इसको क्या दिख रही है, ट्रक के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0, क्योंकि दोनों ए नॉट से जा रहा है, ये भी और ये भी, अभी तक स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा इस पे नेट फोर्स 0 है, ये क्या बोलेगा, ये नॉन एक्सेलरेटेड है, ये क्या बोलेगा, ये नॉन एक्सेलरेटेड, ये क्या बोलेगा, ये एक्सेलरेटेड है, ये बोलेगा ये नॉन, ये इसके फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन 0 है और इसके फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन a है, दोनों गलत हैं, दोनों डिफर कर रहे हैं, तो फोर्स में भी डिफर कर रहे हैं। ये कह रहा है कि सिर्फ mg नॉर्मल और फ्रिक्शन लग रहा है, ये बोल रहा है mg नॉर्मल फ्रिक्शन तो है ही, एक और फोर्स है स्यूडो फोर्स जो ये एक्स्ट्रा ले रहा है, इसीलिए आंसर सेम आता है। दो गलती, एक्सेलरेशन की गलती और एक एक्स्ट्रा फोर्स की गलती, एक दूसरे को कंपेंसेट कर देती है। चलो क्या करेंगे अब यहां बताओ, n माइनस एम जी 0 और दूसरा म्यू एन माइनस एम ए नॉट 0, दोनों को डिवाइड कर दो, इसको उधर ले जाओ या n को यहां प्लेस करो, तो म्यू इंटू एम जी इज इक्वल टू एम ए नॉट, तो ए नॉट कितना हो जाएगा, म्यू जी। म्यू जी से ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, अगर ये म्यू जी से ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, सडन एक्सेलरेट करेगा, तो क्या होगा, ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में देखो, अगर एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन इस वैल्यू से ज्यादा हुआ तो ये वेक्टर बड़ा हो जाएगा, जैसे ये वेक्टर बड़ा होगा इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक क्या होगा, पीछे स्लिप कर जाएगा। अगर एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हुआ तो फ्रिक्शन उसको उतना एक्सेलरेशन नहीं दे पाएगा, यानी यहां स्लिप कर जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, देखो ये तो वही रहा, mg वही रहा, नॉर्मल वही रहा, म्यू एन वही रहा, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन, बट ये वैल्यू बड़ा हो गया, जितना बैलेंस कर सकता था ये उससे बड़ा हो गया, तो नेट एक्सेलरेशन पीछे हो गई, पीछे एक्सेलरेट करेगा और थोड़ा सा पीछे जाके ये क्या होगा, गिर जाएगा, ये पीछे जाएगा इस तरह से और फिर इस पे से गिर जाएगा। उसी तरह से अगर ये जा रहा था, समझो अगर ये जा रहा था, इसने सडनली ब्रेक लगाया तो ये आगे एक्सेलरेट करेगा, क्यों करेगा,
अगर ये जा रहा था, अगर ये ट्रक जा रहा था इस तरह से, कैसे जा रहा था, ऐसे करके, इसकी वेलोसिटी कुछ थी, ब्लॉक यहां पर था, इसने सामने देखा कोई बच्चा है, या कोई भी सडनली कोई एनिमल चला आता है और ये सडन ब्रेक लगाता है, बहुत जोर से ब्रेक लगाएगा, तो इसकी एक्सीलरेशन किधर होगी, पीछे होगी। अगर ये ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन पीछे होगा। तो जो पर्सन यहां बैठा है वो स्यूडो फोर्स किधर लेगा, लेफ्ट या राइट। जैसे ये ब्रेक लगाएगा, इसकी वेलोसिटी ये लेगा फॉरवर्ड, स्यूडो फोर्स लेगा फॉरवर्ड, तो ये इस पे स्लिप करेगा, ये इस व्हीकल के ऊपर क्या करेगा, ये इस व्हीकल के ऊपर स्लिप करेगा और आगे ड्राइवर से टकरा जाएगा। अगर ये गाड़ी चल रही थी बहुत हाई स्पीड में और इसने ब्रेक लगाया, तो अभी इसकी वेलोसिटी भले राइटवर्ड है बट इसकी एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन लेफ्टवर्ड है। बिकॉज इसकी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, इसीलिए इस पे स्यूडो फोर्स जो ये लेगा, अब देखो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी राइटवर्ड है, एक्सेलेरेशन लेफ्टवर्ड है, स्यूडो फोर्स इज डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, तो इसकी एक्सेलेरेशन लेफ्टवर्ड थी, तो ये स्यूडो फोर्स जिसके ऊपर लेगा वो राइटवर्ड लेगा हमें, तो ये एक्सेलरेट करेगा और इससे आगे टकरा जाएगा, किससे, ड्राइवर के साथ क्रैश कर जाएगा। इसीलिए जब क्या बोलते हैं, जब वो होता है ना गाड़ी, क्या बोलते हैं जिसको, कंटेनर जो लेके जाता है, उसमें 3 चीजें बहुत जरूरी होती है, ना तो बहुत तेज एक्सीलरेट होना है, ना बहुत तेज रिटार्ड होना है, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन दोनों धीरे लगेगा। दूसरा, बहुत शार्प टर्न नहीं लेना है, जैसे शार्प टर्न लेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पलट जाता है, टॉपलिंग हो जाता है। और तीसरा किसी बहुत स्लोप पे, पहाड़ पे चढ़ाई नहीं चढ़ना होता है, उसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जितनी बड़ी गाड़ी होती है, जितना ऊंचा गाड़ी होता है उतना डेंजरस होता है, थोड़ा सा भी टर्न लेगा गाड़ी पलट जाती है। ये सब रोटेशनल में बताएंगे जब टॉर्क पे आएंगे तो, ठीक है। तो इसको याद रखना अगर कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अब मैं तुमसे अगर ये क्वेश्चन यहाँ पूछ दूं कि मान लो ये तो समझे बट इससे ज्यादा एक्सीलरेट हो गया, ये इससे ज्यादा एक्सीलरेशन ले लिया, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ बैठे हुए थे, सब कुछ यही करो, इसको क्या करो, जो वैल्यू दिया है इससे ज्यादा वो कर दो, यहाँ पे वो वैल्यू डाल दो जो एक्सीलरेशन की दी हुई है, तो नेट फोर्स किधर हो जाएगा बताओ, ये फोर्स ज्यादा है ना इससे, तो नेट फोर्स लेफ्ट हो जाएगा और ये एक्सीलरेट कर जाएगा डब्ल्यू से, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में ये एक्सीलरेट कर जाएगा, किससे, डब्ल्यू से। कैसे निकालोगे डब्ल्यू, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में ये लेंथ है एल, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में ये लेंथ है एल, जब ये गिरेगा, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी था 0, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स था ma जो भी इसका था, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन निकलेगा w, कैसे निकालोगे, ma नॉट जो भी है इससे ज्यादा वैल्यू होगा, तो ma नॉट माइनस म्यू एन डिवाइडेड बाय m, a naught minus mu n divided by m, that is the acceleration w with respect to this। उसके लगा दो s equal to ut plus half at square v square minus u square equal to 2s, चलाएगा, कर सकते हो इस फ्रेम में बैठ के, इस फ्रेम में कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तुमको ये डिस्टेंस l इस फ्रेम में दिया है, ठीक है। देखते हैं, चलो अब देखो, अब देखो हमारे पास एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक इस टाइप से है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेक इज आई एम ट्राइंग टू टेक ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एटलीस्ट वन। ये एक रस्सी है इस तरह से,
दिस द रोप जो इस तरह से हैंग, इस तरह से रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, ये रोप है, ठीक है। और यहां पर जो है एक, और यहां पर इसके डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे करके फोर्स लगाया गया है, ठीक है। कितना लगाया गया? ये फोर्स है F, और ये जो एंगल है यहाँ पे ये 37 डिग्री, या कोई भी दिया जा सकता है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? और क्या दिया हुआ है? द टोटल लेंथ ऑफ द रोप इज, सो आई कॉल इट ABC, call it A, B, C. So ABC is a heavy rope. ABC is a heavy rope of a heavy uniform rope of total length 6 meter. Total length 6 meter. Okay. And is held at by a force acting at 37 degree as shown, ठीक है। It is found that if part AB has length less than 2 meter, if the part AB have length less than 2 meter, it do not slip. The part BC do not slip. Else it slips. So find the friction coefficient. Question is find the friction coefficient. ठीक है। तो क्या बोला गया है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू निकालो। क्या बोला गया है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट जो यहां तक है A से B, और एक पार्ट B से C। कौन सा? एक पार्ट A से B और दूसरा पार्ट B से C। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये देखो, अगर हम इसको देखें, किसको? BC को, लिमिटिंग केस ले रहे हैं BC। तो BC में बताओ वेट कितना होगा? लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ इंटू 4। क्यों? ये 2 मीटर है ना लिमिटिंग केस में, तो ये कितना हो जाएगा? 4 मीटर हो जाएगा। लैम्डा इंटू 4 मास इंटू G, इसका वेट है mg। यहां एक फोर्स कितना होगा? नॉर्मल। यहां एक फोर्स कितना होगा? इस पॉइंट पे अगर टेंशन T है, इस पॉइंट पे अगर टेंशन T है, अगर यहां इसको काट दें, एक कैंची से काट दें और यहाँ छोटा सा धागा जोड़ दें, वहां अगर टेंशन T है, यहां टेंशन होगा T, और एक फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा यहाँ पे जो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, क्योंकि लिमिटिंग केस है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? ये हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक। ये हो गया पार्ट BC का, ये हो गया पार्ट BC का। अब जरा लेते हैं पार्ट, अब जरा लेते हैं किसका? पार्ट AB का। यहां वही टेंशन T होगा, जो टेंशन T यहां पर था, जो टेंशन, जिस टेंशन से ये लेफ्ट रोप राइट को पुल कर रहा है, उसी राइट लेफ्ट को पुल कर रहा होगा, यही इसी का एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। दूसरा एक फोर्स यहां दिया हुआ है F, यहां फोर्स कितना दिया हुआ है? F। एंगल कितना दिया हुआ है? 37 डिग्री। यहां एक वेट ऐड कर रहा होगा, कितना ऐड करेगा वेट? इस पार्ट का मास कितना है? लैम्डा इंटू 2 इंटू G, है ना? ये करेक्ट। देखो फोन का चार्जर देना किसको? वाइट में। कोई डाउट? देखो हम क्या किए हैं, इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स? इसका वेट नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड, इसका वेट नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड,
ठीक है, टेंशन इधर और फ्रिक्शन जो इसको बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये ग्राउंड पे है तो फ्रिक्शन ऐसे, ठीक है। यहां देखो टेंशन यहां राइट, वही पुल, फोर्स यहां था ही, एक वेट होगा। कोई डाउट यहां पे किसी को? लिमिटिंग केस है, कहने की जरूरत नहीं है, लिमिटिंग केस है, ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, पहले तो ये निकालना है, तो एक काम करते हैं, नॉर्मल तो हो गया कितना, दिस माइनस दिस इज जीरो, सो नॉर्मल हो गया लैम्डा इंटू 4 इंटू जी, तो यहां से टेंशन निकल जाएगा ना, इस इक्वेशन से टेंशन निकल जाएगा, कितना है बताओ, यहां से टेंशन निकल जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल मीन्स लैम्डा इंटू 4 इंटू जी, टेंशन इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल माइनस दिस इज जीरो, सो नॉर्मल इज लैम्डा इंटू 4 इंटू जी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन यहां क्या करोगे बताओ, यहां क्या करोगे सो बताओ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, f cos 30 डिग्री, f cos 37 डिग्री किसको बैलेंस करेगा बताओ, f cos 37 डिग्री बैलेंस करेगा किसको, टेंशन को, और f sin 37 डिग्री किसको बैलेंस करेगा, f sin 37 किसको बैलेंस करेगा, वेट को, लैम्डा इंटू 2 इंटू जी को। देखो अपवर्ड कंपोनेंट और डाउनवर्ड कंपोनेंट कैंसिल आउट, लेफ्ट और राइट कैंसिल आउट, दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा tan 37 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 इंटू जी डिवाइडेड बाई टी। tan 37 क्या होता है भाई, 3/4, tan 37 होता है 3/4, लैम्डा इंटू 2 इंटू जी डिवाइडेड बाय, तुम यहां टेंशन निकाल चुके हो, लैम्डा इंटू 4 इंटू जी, नहीं म्यू भी आएगा, म्यू आएगा ना सर, म्यू कहाँ पे था, म्यू लैम्डा 4, अच्छा यहाँ म्यू लैम्डा, वही मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, निकल गया लैम्डा, तो म्यू निकल जाएगा, कितना आएगा म्यू का वैल्यू, ये लैम्डा लैम्डा कट गया, जी जी कट गया, ये 2 हो गया, 3/2, 2/3, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हारे पास जो क्वेश्चन तुमको कहीं दिखाई दे, या कभी कोई पूछा जाए, या किसी बुक में दिखे, या किसी टेस्ट सीरीज में दिखे, तुमको हो सकता है कोई क्वेश्चन किसी बुक में दिखे, टेस्ट में दिखे, तो वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, बट वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस वेयर यू आर आस्क्ड, तो तुमको करना क्या है, जो पार्ट एयर में है और जो ग्राउंड पे है, देखो जो एयर में है, हवा में जो पार्ट लटका है उस पर नॉर्मल नहीं होता है, उस पर टेंशन, उस पर फ्रिक्शन भी नहीं होता है, फ्रिक्शन और नॉर्मल उसी पे होता है जो किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है, तो हम इसको कर सकते हैं, ये भी हमने उसमें सॉल्व करके दिया हुआ, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन, हाँ सर एक डाउट है, पूछो सर जो f sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा 2g लिखा है आप, हाँ, सर इस इक्वेशन में नॉर्मल तो लिया ही नहीं, नॉर्मल क्यों लेंगे, हवा में नहीं है, नॉर्मल पे देगा कौन, नॉर्मल कब होता है, नॉर्मल कब होता है बताओ, नॉर्मल थोड़ा पार्ट तो टच है ना, नहीं थोड़ा पार्ट नहीं है, जहां तक ये है एयर में वहां तक को कट कर दिए हैं, जो टच है उसको अलग कर दिए, ये टच है ही नहीं एयर में, ओके सर। इस पे नॉर्मल क्या ऐड कर रहा है, चार्जर पे mg है, टेंशन है, हवा में है ना, यस सर। जैसे जमीन पे आएगा, देखो जब तक किसी सरफेस पे नहीं रखोगे ना, नॉर्मल और फ्रिक्शन नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये होता है कि हमको क्या करना है, हमको एक कोई कोन है, उस कोन को उठाना है फिंगर से, हमको किसी कोन को उठाना है फिंगर से, एक मिनट रुक जाओ, कैंची है क्या है वो,
वैसे तो ये कोण नहीं है, लेकिन इसको कोण मान सकते हो। अगर मैं इस कोण को ऐसे पकड़ के उठाए हुए हूँ, कैसे, इस तरह से, देखो मैं कोण को इस तरह से उठाए हुए हूँ, मैं इसको दबाता हूँ और ऐसे उठा लेता हूँ, तो स्लिप भी तो कर सकता था। मगर कोण को अगर इस तरह से पकड़े हुए हूँ, मैं इसको ढील जैसे दूंगा ये गिर जाएगा, ढील देते ही गिर जाएगा। तो एक तो ये पूछना है कि कितना इस पे वो होता है, लगाएं कि ये होल्ड रहे। दूसरा, जब हम कैंची की से जो काटते हैं तो कैसे काटते हैं, देखो ऐसे डालते हैं, अब ये रह गया, अब ये है ना, मैंने छोड़ दिया तब ये स्लिप नहीं कर रहा है। बट अगर मैं इसको यहाँ रखूंगा ना, तब मैं छोड़ दूंगा तो ये स्लिप कर रहा है। देखो मैं इसको दबा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एंगल के बाद ही, एक पर्टिकुलर एंगल से कम होगा तभी इसको तुम छोड़ सकते हो, उसके पहले ये स्लिप कर जाता है। ऐसे करोगे नहीं, स्लिप कर जाएगा, यहाँ से स्लिप करेगा इस तरह से, यहाँ पर आके रुक जाएगा। तो हमको ये निकालना है किस एंगल पे ये स्लिप करेगा, किस पे नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं समझो, हम क्या करते हैं समझो। पहले तो कोण का देखो, अगर ये कोण है, मान लो सॉलिड कोण है, और तुम इसको फिंगर से उठा रहे हो, दो फिंगर से प्रेस करके उठा रहे हो, तुम क्या करते हो, एक फिंगर यहां लगा रहे हो, एक फिंगर यहां पर है और एक फिंगर यहां पर है, और दोनों ही जो है कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। There are two fingers. There are two fingers. ये एंगल दिया हुआ थीटा, ये एंगल दिया हुआ थीटा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू यहां भी और म्यू यहां भी। फाइंड मिनिमम म्यू, इसकी मास है मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट टू होल्ड कोन इन इक्विलिब्रियम, ये गिरना नहीं चाहिए। तो क्या करोगे समझो, इसके ऊपर जो फोर्स ऐड करे वो क्या क्या ऐड करेगा, इस कोन के ऊपर जो फोर्स ऐड करे वो क्या क्या ऐड करेगा, सो देखो इस कोन के ऊपर जो फोर्स ऐड करेगा वो देखो, एक तो इसका वेट होगा mg, दूसरा यहां से एक नॉर्मल ऐड करेगा ऐसे, यहां से एक नॉर्मल ऐड करेगा ऐसे, और यहां से एक नॉर्मल ऐड करेगा ऐसे। यहां से तुमने एक दबाया है इसको नॉर्मल, जो इसके ऊपर ऐड करेगा कोन के ऊपर, एक नॉर्मल ऐसे, एक नॉर्मल ऐसे, और यहां से सरफेस के पैरेलल एक फ्रिक्शन ऐड करेगा, लिमिटिंग केस ले रहा हूं म्यू एन, और यहां पे ऐड करेगा म्यू एन। ठीक है, सो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में नॉर्मल और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन, क्योंकि ये स्लिप करके नीचे गिरना चाह रहा है तो सरफेस के पैरेलल ये ऐसे भागना चाह रहा था, तो फ्रिक्शन इसको बचाएगा इस तरह से। अब इक्वेशन लिख लो, क्या करोगे देखो, तुम देख रहे हो एक्स डायरेक्शन में तो वैसे ही नेट फोर्स 0 है, सिमेट्री है, इधर इधर कैंसिल, इधर इधर कैंसिल, तो y में बैलेंस करो, ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है थीटा, है ना। तो क्या लिख दोगे, 2 टाइम्स ऑफ म्यू एन कॉस थीटा, ऊपर की तरफ 2 टाइम्स ऑफ म्यू एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ, इज इक्वल टू mg नीचे की तरफ प्लस ये जो एंगल है, देखो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल थीटा है, दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस दिस 90, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, और ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बताओ एक और जो कंपोनेंट नीचे की तरफ हो वो कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ एन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 2 इंटू म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg प्लस 2 टाइम्स ऑफ n साइन थीटा। एक काम करो, मिनिमम नॉर्मल पूछ लो,
तो यहां से नॉर्मल कितना आ जाएगा बताओ, यहां से नॉर्मल आ जाएगा mg बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सर माइनस साइन थीटा। माइनस ना, माइनस साइन थीटा सही है। इसका मतलब एक और चीज है, अगर म्यू साइन थीटा नॉट पॉसिबल, यहां एक और चीज आ जाएगा देखो, नॉट पॉसिबल इफ म्यू कॉस थीटा इज लेस देन साइन थीटा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो नॉर्मल नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल होगा। नॉर्मल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये इम्पॉसिबल होगा अगर ये नेगेटिव आ गया, मीन्स म्यू इज लेस देन अगर tan थीटा है तो इम्पॉसिबल टू होल्ड इट, कितना ही फोर्स लगाओगे नहीं रहेगा। अगर म्यू की वैल्यू लेस देन tan थीटा है, जब मान लो फ्रिक्शन लेस है, एज्यूम कर लो फ्रिक्शन लेस है, कितना ही फोर्स लगाओगे नहीं रोक पाओगे। तो अगर म्यू की वैल्यू लेस देन tan थीटा होगी तो ये नहीं रुकेगा। दूसरी बात, ये साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने की जगह कई बार क्या करता है, क्वेश्चंस में बता रहा हूं कि साइन थीटा कॉस थीटा निकालने की जगह क्या करता है, ये हाइट दे देता है h और ये रेडियस दे देता है r। तो इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा तुम निकाल लोगे h बाय r, तो ये tan थीटा हो जाएगा r बाय h। दूसरी बात, मास ना देके डेंसिटी दे देता है, मास ना देके डेंसिटी दे देता है, तो उसके से मास कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर h इंटू डेंसिटी, वो तो वेरिएशन है। सिमिलरली ये कैंची वाले केस में क्या होता है, इस कैंची वाले केस में क्या होता है, देखो कैंची वाले केस में क्या होता है, ये बीटल होता है, बीटल कटर, सुपारी जो होता है, सुपारी को काटते हैं, पान वाला होता है वो काटता है, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। वो क्या करता है, यहां से ऐसे करके कुछ ऐसा करके होता है इसका काटने के लिए। हमको ये बताया गया है कि कुछ होगा कि हमको इसमें कुछ रिलेशनशिप निकालने हैं, ये एंगल थीटा है, ये भी मान लो थीटा है, ये क्रिटिकल है, इससे नजदीक लाओगे तो स्लिप हो जाएगा, इससे दूर ले तो ये रहेगा, ये एकदम बाउंड्री केस है। तो क्या करोगे, इसके ऊपर फिर से वही करोगे जैसे कोन में किए थे, यहां पर एक लोगे नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर, और यहां पर एक लोगे नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर। समझ रहे हो, दो सरफेस है, एक इंक्लाइन प्लेन यहाँ है, समझो एक इंक्लाइन प्लेन वहाँ है, दोनों इसको दबा रहा है, तो नॉर्मल इधर नॉर्मल इधर। तो इन दो नॉर्मल की वजह से यहाँ वेट नहीं है, यहाँ वेट नहीं है, क्योंकि हम इसको हाथ पे रख के तब क्रश करते हैं, यहाँ वेट नहीं है, वेट को यहाँ पे नहीं लेना है। ये दोनों नॉर्मल क्या चाह रहे हैं, इसको दूर चाहता है धकेलना, इन दोनों नॉर्मल का एक कंपोनेंट आउटवर्ड है, ये इसको धकेलना चाह रहा है। तो बचाने के लिए यहाँ कौन लगेगा बताओ, यहाँ लगेगा कौन, म्यू इंटू नॉर्मल, और यहां क्या लगेगा म्यू इंटू नॉर्मल। तो यहां थोड़ा सिंपल है, यहां तो वेट का कोई रोल ही नहीं है। तो दो फोर्सेस हैं, समझो जब हम इसको ऐसे दबाते हैं ऐसे करके इस तरह से, तो क्या होता है, एक तो यहां से ऐड करता है परपेंडिकुलर, एक तो यहां से ऐड करता है परपेंडिकुलर, और एक यहां से ऐड करता है परपेंडिकुलर। देखो एक इधर एक इधर, तो इसका क्या है, इसका अपवर्ड और डाउनवर्ड तो कैंसिल कर जाएगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड कैंसिल, बट एक राइट वर्ड जो है वो दोनों का ऐड होगा। तो क्या होगा, ये चाहेगा इसको दूर फेंकना, तो जैसे ही स्लिप करना चाहेगा, जैसे इस केस में देखो ये स्लिप कर रहा है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे, स्टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्लिप कर रहा है, बिकॉज ये स्लिप कर रहा है तो इस सरफेस के रेस्पेक्ट में, अपर सरफेस के रेस्पेक्ट में ये उधर जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा। तो क्या करोगे, अब इक्वेट कर दोगे, लिमिटिंग केस में क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे। तो ये एंगल कितना था, थीटा था ना, तो लेफ्ट कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू एन कॉस थीटा, लेफ्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू एन कॉस थीटा, राइट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, राइट कंपोनेंट हो जाएगा इज इक्वल टू, बिकॉज ये थीटा था इसके साथ, तो ये बनाएगा मेरे ख्याल से 90 डिग्री माइनस थीटा, सो 2 टाइम्स ऑफ एन साइन थीटा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 2 टाइम्स एन से, एन से एन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू, सेम एंगल ऑफ रिपोर्स।
एंगल ऑफ रिपोज से एक्सीड नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्लिप कर जाएगा, बाहर स्लिप कर जाएगा। ठीक है, ये एक चीज़ होता है। ठीक है, चलो